नमस्ते स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन के बेसिक्स देखे थे और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इफ़ेक्ट देखेंगे वाटर पोल्यूशन का, जो वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है। सबसे पहला था उसके अंदर वाटर बॉर्न डिजीज़ेस लाइक जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफॉइड, अमीबियोसिस, अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, तो ऐसे कंटेमिनेशन है अगर वाटर के अंदर तो वो हो जाएगा अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। मैंने आपको बताया भी था कि कंटेमिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल और मटेरियल इन द सिस्टम। ठीक है, फिर बात आती है हैवी मेटल्स की, जो कि वाटर बॉडी में अगर हों तो वो उसे अनफिट बनाते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। और कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो कॉज करते हैं ये हैवी मेटल्स। ठीक है, जैसे मरकरी की वजह से मिनामाटा डिजीज़, ये एक बीमारी देखने को आती है, मिनामाटा डिजीज़। कंजम्पशन ऑफ फिश की वजह से, जो कि एक मरकरी कंटामिनेटेड बे थी जापान में जिसका नाम था मिनामाटा बे, तो ये डिज़ीज़ का आउटब्रेक हुआ था वहाँ पर 1952 में ये हुआ था, मिनामाटा बे इन जापान, और इसीलिए इसका नाम पॉपुलरली हो गया मिनामाटा डिजीज़। ठीक है, और इसमें भी मरकरी का एक कंपाउंड है मिथाइल मरकरी, जो कि रिस्पॉन्सिबल था इस डिज़ीज़ को कॉज करने में। और इससे होता क्या था, तो इसमें बेसिकली जो इस बीमारी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या है, नमनेस है लिम्स का, लिप्स और टंग का, बहरापन, डेफनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखना, और मेंटल रीअरेंजमेंट जैसे कुछ प्रॉब्लम्स देखने में आती थी या आती हैं इस बीमारी की वजह से, जो मरकरी की वजह से होती है। देन एक हैवी मेटल है कैडमियम, और कैडमियम की वजह से बीमारी होती है जिसका नाम है इटाई इटाई। अगर इसको आप ट्रांसलेट करो तो इसका मतलब होता है आउच आउच। जैसे किसी को बहुत दर्द हो तो वो चिल्लाएगा ना, आउच। तो इस वजह से इस बीमारी का नाम पड़ा, क्योंकि इस बीमारी में बोन्स और जॉइंट्स में बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, कैडमियम अगर कहीं ज़्यादा है, उसको कोई कंज्यूम करता है, उसकी बॉडी में कैडमियम आ जाता है, तो ये बीमारी होगी। बोन्स और जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है, और कई बार कैडमियम की वजह से लिवर और लंग्स का कैंसर भी होता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी एक बड़ी समस्या है हमारे देश में और पूरी दुनिया में। ठीक है, और जब जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है या फिर म्यूनिसिपल वेस्ट का एफ्लुएंट है, वो किसी भी तरीके से यदि सीपेज करके, रिस्क करके ज़मीन के अंदर, आप जानते हो पानी के कुएं होते हैं जिनको एक्वीफर्स कहते हैं, उसके अंदर पहुंच जाए तो उस पानी को भी क्या कर देगा, कंटामिनेट कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। ठीक है, और फिर वो पानी जब हम वापस यूज़ करेंगे इरिगेशन में या फिर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, तो वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो आप इस फिगर के माध्यम से ये समझ सकते हो कि किस तरह से सीपेज होता है। ठीक है, पहले तो आप ये देखो कि यहाँ आप देख रहे हैं कि लैंडफिल्स हैं। लैंडफिल्स के ऊपर मान लो बारिश हुई, वहाँ पर पानी बरसेगा, तो पानी फिर धीरे धीरे रिसता हुआ ज़मीन में जाएगा, सीपेज होगी। ठीक है, परकोलेट डाउन करेगा वो, और वो पहुँच जाएगा एक्वीफर्स के अंदर। और उस एक्वीफर्स के अंदर पहुँचने के बाद क्या होगा, या इसी तरीके से जो पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं फर्टिलाइज़र्स के अंदर, वहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कि पानी रिसता हुआ ज़मीन के अंदर आ रहा है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये वापस से इसको यूज़ किया जा रहा है। हम इसको वेल्स के माध्यम से, कुओं के माध्यम से वापस पंप करते हैं, और पंप करने के बाद उसको यूज़ करते हैं, तो वो पॉल्यूटेड वाटर हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, देखो एक और बीमारी देखने में आती है अगर पानी के अंदर एक्सेसिव मात्रा में नाइट्रेट पाया जाए, तो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनके लिए फेटल हो सकता है। ठीक है, और होता क्या है इसमें कि ये नाइट्रेट जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके मेट हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड बनाता है, और ये
कंपाउंड क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इम्पेयर कर देता है, ठीक है। और इसलिए इस बीमारी को हम बोलते हैं मेट हीमोग्लोबीमिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ये हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट करेगा, ऑक्सीजन है और फिर भी नहीं मिल पा रही है बॉडी के अंदर, ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, मेट हीमोग्लोबीमिया, ठीक है। और जो सोर्सेज हैं नाइट्रेट के ग्राउंड वाटर के अंदर वो क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं, मेन्योर हैं, वेस्ट वाटर एप्लीकेशन है, सेप्टिक सिस्टम है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, ये सारे के सारे, कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं नाइट्रेट के। फिर बात करते हैं पानी के अंदर मौजूद फ्लोराइड की। अगर पानी के अंदर ज़्यादा फ्लोराइड है तो वो कौन सी कंडीशन कॉज करेगा, ये कॉज करेगा स्केलेटल फ्लोरोसिस, जिसमें क्या होता है, टीथ की डिफॉर्मिटी और बोन को ये हार्डन्ड कर देता है, ठीक है, स्टिफ बना देता है और जॉइंट्स को पेनफुल कंडीशन देता है, ठीक है। फ्लोराइड जो हमारी डाइट में होना चाहिए वो 1.5 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, फ्लोरोसिस करेगा, ठीक है। और WHO कहता है कि हमारे बॉडी की जो टॉलरेंस लिमिट है फ्लोराइड के लिए पर डे वो है 1.5 ppm, ठीक है। डेली इनटेक इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि द डेली इनटेक ऑफ फ्लोराइड फ्रॉम फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर इज़ यूजुअली लेस देन 1 ppm, लेकिन कुछ एक जगह ऐसी है भारत में जहाँ पर फ्लोराइड का कंसनट्रेशन नेचुरली ग्राउंड वाटर में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। देर आर मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट्स इन 15 स्टेट्स जहाँ पर फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, ठीक है। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला के कुछ हिस्से आते हैं। ये पूरे राज्य नहीं, इनके कुछ हिस्से पैचेस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ आप फिगर्स जो देख रहे हो उसके अंदर अगर एक्सेसिव फ्लोराइड है अबव 1.5 और 2 ppm तो स्केलेटल फ्लोरोसिस देख रहे हो, देखो डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, या फिर डेंटल फ्लोरोसिस ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो फ्लोराइड के साथ एक ख़ास बात है कि ये हमारे टिश्यूज़ में नहीं बल्कि बोन्स और टीथ में इकट्ठा होता है, ठीक है, और दूसरे ऑर्गन्स में ये नहीं जाता। हालांकि कई बार क्या करता है, अगर ये बोन, टीथ, टिश्यू या दूसरे ऑर्गन्स में जा रहा है तो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के बाद डेथ कॉज कर सकता है। हालांकि ये बहुत रेयर केस में होगा, इट इज़ नॉट लाइक कि ये बहुत कॉमनली ऐसा होने को मिलेगा नहीं, बट फ्लोरोसिस एक कॉमन समस्या के तौर पर देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत क्या होती है, डेंटल डीकलरेशन से होगी, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन, उसके बाद नॉकिंग नी डिजीज़ भी कई बार इससे देखने को मिलती है, बॉल एग्स, ठीक है, जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफन कर जाते हैं, स्टिफनिंग होती है उसकी, सख्त हो जाते हैं, ठीक है। जॉइंट पेन और बैक पेन भी होता है। एक और हैवी मेटल है जो नेचुरली कई बार पाया जाता है वाटर बॉडीज़ के अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर ख़ास तौर पे, और वो है आर्सेनिक, ठीक है। भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर के अंदर आर्सेनिक पाया जाता है, और क्योंकि बेड रॉक जो होता है उसके अंदर आर्सेनिक के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो रिस्क करके पानी में चले आते हैं, ठीक है। तो और ये कब देखने को मिलता है, जब ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो आप वाटर को। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या, जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा आप दोहन कर रहे हो, जितना उसका रिचार्ज हो रहा है उससे ज़्यादा आप दोहन कर ले रहे हो, एक्सप्लॉइट कर ले रहे हो उस ग्राउंड वाटर को, तो हम बोलेंगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो ये देखने में आता है कि आर्सेनिक जो है वो पानी में आता है, ठीक है। क्रोनिक एक्सपोजर हो अगर आर्सेनिक का तो ब्लैक फुट डिजीज़ ये बीमारी हो जाती है। क्रोनिक एक्सपोजर मतलब लंबे समय तक छोटी डोजेज में आपको अगर आर्सेनिक मिलता है तो ये क्रोनिक एक्सपोजर है, और इसकी वजह से होगा ब्लैक फुट डिजीज़, ठीक है। और इन जनरल आर्सेनिक की मात्रा अगर ज़्यादा है तो डायरिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक है, और कुछ केसेस में लंग और स्किन के कैंसर भी देखे गए हैं आर्सेनिक की वजह से। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, इस फिगर में आप एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देख रहे हो, ठीक है। तो उसका पहला तरीका है कंट्रोल का सीवेज ट्रीटमेंट या वाटर ट्रीटमेंट या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है।
सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं वो जनरली 3 स्टेजेस में काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट, जिसमें जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, और एरोबिक कंडीशन में इस तरह के बायोलॉजिकल एक्शंस को हम करवाते हैं, यानी कि प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट हो। ठीक है, नीचे आप वो रिएक्शन देख रहे हो क्या होती है इसके अंदर। ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बैक्टीरिया उन पे एक्ट करेगा और फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रेट और अमोनियम आयन। ठीक है, ये एक जनरलाइज्ड रिएक्शन को दिया गया, हालांकि इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो कुछ इस तरह नज़र आएगा वाटर ट्रीटमेंट को। सबसे पहले क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझते चलेंगे। रॉ वाटर जो है या रॉ वेस्ट वाटर है, जिसको हम पहले भेजेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट को समझो, प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ स्क्रीनिंग करके, जैसे कोई बहता हुआ मटेरियल आ गया, पत्ते आ रहे हैं या कुछ और पॉलीथीन बैग्स आ रहे हैं, उनको स्क्रीन कर दिया, छान दिया। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, कई बार इसको प्री ट्रीटमेंट भी बोल देते हैं, बट जनरली हम ऐसे समझते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है और वहाँ से हम जो सीवेज में कचरा बहता हुआ आ रहा है उसको हम हटा देंगे फिजिकली, या तो स्क्रीनिंग के माध्यम से या तो सेडिमेंटेशन के माध्यम से। यानी कि कुछ एक पार्टिकल होंगे जो फ्लोट कर रहे होंगे, उनको हमने स्क्रीन कर दिया। कुछ पार्टिकल या कुछ मटेरियल ऐसे होंगे सॉलिड स्टेट में जो ग्रेविटी की मदद से सेटल डाउन कर जाएंगे, उसको हमने सेडिमेंटेशन से अलग कर लिया। तो इसके साथ साथ अगर ग्रीज है, कम है, तो उसको भी हम डिफरेंट प्रोसेसेस से रिमूव कर सकते हैं, फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन आदि। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ बन जाता है प्राइमरी स्लज, जिसको हम अलग कर देंगे। और फिर जो इफ्लुएंट है, प्राइमरी स्लज तो अलग हो गया है सॉलिड स्टेट में, उसको हमने अलग कर लिया। और फिर जो इफ्लुएंट है उसको हम भेज देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो पहले हमने फिजिकल ट्रीटमेंट किया, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, और उसके बाद हम इसको भेज रहे हैं आगे, कहाँ पर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ पर इस प्रोसेस को, एयर के प्रेजेंस में एक्टिवेटेड स्लज यानी कि एरोबिक डाइजेशन, ठीक है, होगा, जो पीछे स्लाइड में मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाया था, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होगा। अगेन जो स्लज बनेगा उसको हमने सेडिमेंटेशन किया, इफ्लुएंट जो है वो आगे भेज दिया जाएगा, और जो सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड है वो उसको रिमूव कर लेंगे स्लज के फॉर्म में। ठीक है, कई बार इसका मेन्योर भी बना देते हैं। और उसके बाद जो इफ्लुएंट रहा उसको टर्शरी ट्रीटमेंट, यानी कि देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट था फिजिकल, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक्टिवेटेड स्लज मेथड और समथिंग जो भी यूज़ करवा, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। स्लज बना, उसको हमने अलग कर लिया, और जो पानी था, इफ्लुएंट जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, पानी है ये, जो ट्रीटेड वाटर है, ट्रीटेड वेस्ट वाटर, उसको हम आगे अगर डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज़ लेना चाहते हैं या किसी ऐसी जगह पर यूज़ करना चाहते हैं जहाँ पर उसमें किसी तरह का पैथोजन प्रेजेंट ना हो, तो उसके लिए हमें उसका टर्शरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि डिसइंफेक्शन का जो मेथड है उसको हम बोलेंगे टर्शरी ट्रीटमेंट, और वो है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन किया जाएगा। ठीक है, और भी मेथड्स हो सकते हैं, ओजोनेशन हो सकता है, सम अदर मेथड्स आर ऑल्सो देयर, बट इन जनरल क्लोरीनेशन इज डन। और उसके बाद, क्लोरीनेशन के बाद, क्लीन वाटर जो है वो फिट फॉर डोमेस्टिक सप्लाई वो हमें मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, जो फिट होगा वो मिलेगा। ट्रीटमेंट करके हमने पानी जो खराब हो चुका था उसको फिर से साफ कर दिया। ठीक है, तो ये है प्राइमरी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया उसको एक बार और यहाँ रिवाइज करते हैं, क्या है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ट्रीटमेंट। पहला स्टेज है जो सस्पेंडेड मैटर है, ठीक है, या तो जो सेटल डाउन हो सकता है, उन दोनों को ही हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट से अलग कर लिया। फिर जो रेसिडुअल लिक्विड था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, एक्सपोज करेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में, उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, और सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको बेड ऑफ माइक्रोब्स की मदद में, जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं, वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और
इसको कहेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर देखो फ्लूइडाइज्ड एरोबिक बेड्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा अभी, बहुत सिंपल समझो कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पर बैक्टीरिया एक्ट करेगा और उसको डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, डिकम्पोज होने के बाद जो डिकम्पोज मटेरियल है वो सॉलिड स्टेट में स्लज के तौर पर इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम अलग कर लेंगे, और जो पानी है ट्रीटमेंट होने के बाद एफ्लुएंट, उसको हम आगे टर्शियरी ट्रीटमेंट में भेज देंगे। ठीक है, और उसका टर्शियरी ट्रीटमेंट का मेन पर्पस क्या है? पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव करना। ठीक है, और फिर ये वाटर जो है वो यूज़ करने के लिए क्या हो जाएगा? सूटेबल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। एयर पोल्यूशन हम डिटेल में देख चुके हैं, तो हम इसको स्किप करेंगे। और हम सीधे पहुंचेंगे नॉइज़ पोल्यूशन पे। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? देखो, शोर जो आपको पसंद ना हो, ठीक है, साउंड विच इज़ प्लेजेंट, जो आपको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, उसको हम नॉइज़ कह सकते हैं। अनवांटेड साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, उसको हम नॉइज़ कह सकते हैं। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और आप हॉस्टल में हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और कल आपका एग्ज़ाम है और उधर आपके पड़ोस के कमरे में कोई बर्थडे मना रहा है, ठीक है, तो वो गाने बजा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सेम साउंड क्या होगा? वो एंटरटेन हो रहा है उससे, और आपके लिए वो कैसा साउंड है? डिस्टर्बिंग साउंड है। ठीक है, तो सेम साउंड भी हो सकता है, नॉइज़ भी हो सकता है, बट इन जनरल अनवांटेड साउंड या अनप्लेजेंट साउंड इज रेफर टू एज नॉइज। और उसको हम पॉल्यूशन कब कहेंगे? जब वो हमारे नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाए। ठीक है, तो ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है नॉइज़ की वो है अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड। ठीक है, और साउंड अनवांटेड और डिस्टर्बिंग कब बन जाता है? जब हमारी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ को ये, जैसे स्लीपिंग हो गया, कन्वर्सेशन आप बात कर रहे हो और आप सामने वाले से अपनी बात नहीं कह पा रहे क्योंकि कितना साउंड आ रहा है कहीं से, जैसे डीजे है कहीं पर, ठीक है, या कुछ भी सोर्स हो सकता है, तो आप डिस्टर्ब, एनॉयड हो जाते हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उतनी अच्छी रह नहीं जाती अगर साउंड बहुत ज़्यादा है आसपास तो। ठीक है, अब देखो साउंड हम सुनते कैसे हैं? ठीक है, तो जो हमारी हियरिंग है वो आउटर ईयर से स्टार्ट होती है। ठीक है, आउटर ईयर, ये देख रहे हो आप, ईयर पिन्ना, आउटर ईयर, और उसमें फिर ईयर कनाल दिख रहा है आपको, इसके अंदर आवाज़ एयर के माध्यम से जाएगी। ठीक है, तो इट स्टार्ट्स इन द आउटर ईयर एंड देन साउंड फ्रॉम द एयर थ्रू द ईयर कैनाल टू द ईयर ड्रम, ये फिजिकली पहुंच रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। ईयर कैन सी दिस इज ईयर ड्रम, ये फिगर में आप ईयर ड्रम देख पा रहे हो, ये रहा। ठीक है, तो ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के बाद क्या होगा? ये जो 3 बोन्स हैं हमारे शरीर की, 3 छोटी हड्डियाँ, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, ये तीनों तक पहुँचेंगे ये वाइब्रेशन, और उसके बाद क्या होगा? मैकेनिकल मूवमेंट होगा मिडिल ईयर में। फिर ये मिडिल ईयर जो है वो सेंड करेगा मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इंटरनल ईयर में। तो देखो, इनर ईयर, आउटर, मिडिल, इनर, 3 हिस्सों में हमने कान को बांट दिया, और जो मिडिल ईयर में ये 3 हड्डियां हैं, वाइब्रेशन जो ईयर ड्रम पे पड़ा वो उनसे होता हुआ अब इनर ईयर में पहुंचेगा। और इनर ईयर में क्या हो रहा है? ये कॉक्लिया के पास पहुंच रहा है, जहां पर छोटे छोटे हेयर सेल्स पाए जाते हैं, वो इन्हें पिकअप करते हैं, और फिर उस मैकेनिकल साउंड को, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इम्पल्स में बदल दिया जाता है, और फिर ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखो, कभी आपसे कोई पूछे कि आपके शरीर में सुनने का काम किसका है, ठीक है, तो सुनने का काम कान का नहीं है, कान सिर्फ एक रिसेप्टर है। ठीक है, सुनने का काम अल्टीमेटली ब्रेन का है। दिमाग ही आप कोई चीज़ सुन सकते हो, समझ सकते हो, ये दिमाग पर निर्भर करता है। ठीक है, ईयर क्या है? सिर्फ एक रिसेप्टर।
ठीक है। अब देखो एक यहाँ पर एक साउंड लेवल मीटर की तस्वीर दी गई है जिससे हम साउंड को मेजर करते हैं जनरली। ठीक है, देख रहे हो आप इसमें डेसिबल की यूनिट्स लिखी हुई हैं और ये लेवल को मापता है। एक लॉगरिदमिक ये एक स्केल है डेसिबल जिससे हम साउंड की इंटेंसिटी को मापते हैं। यहाँ पर आपको एक थर्मोमीटर नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं साउंड थर्मोमीटर या नॉइज़ थर्मोमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या है ये। साउंड एट 85 डेसिबल एंड अबव कैन हार्म योर हियरिंग। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट जो साउंड हैं उनका जो डेसिबल यूनिट में वैल्यू है वो दिया हुआ है और उसका क्या क्या वो एग्जाम्पल्स हैं वो दिए हुए हैं। तो 0 डेसिबल इज़ द स्मॉलेस्ट साउंड दैट यू कैन हियर। ठीक है, फिर आप अगर किसी के कान में खुसफुसा रहे हो, विस्पर कर रहे हो, तो इट इज़ अराउंड 20 डेसिबल और समथिंग। ठीक है, जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो 50 डेसिबल के आसपास की होती है, मतलब उसमें जो आवाज़ होगी। ठीक है, अगर आप आपस में बात कर रहे हो तो 55 to 60 डेसिबल के बीच की आवाज़ होती है। ठीक है, अगर बिज़ी ट्रैफिक में हो, ठीक है, आजकल तो बिज़ी ट्रैफिक कहीं है नहीं, है ना, बिज़ी ट्रैफिक में हो, वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, ये अराउंड 75-80 डेसिबल की आवाज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी लॉन मूवर को चला रहे हो या फिर शोर हो रहा है किसी क्राउड के अंदर, तो ये 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ है जो आपके लिए स्लाइटली पेनफुल होगी आपके हियरिंग को। अब आप यहाँ पर इस आवाज़ के ऊपर डिस्टर्ब होना शुरू हुए ज़्यादा हो जाओगे। गार्बेज ट्रक है, स्टीरियो हेडफोन्स कई बार जो होते हैं ना, देखने में तो लगते हैं छोटे छोटे से, लेकिन ये बड़े ही खतरनाक हो सकते हैं। दे कैन कॉज यू नो नॉइज़ ऑफ अप टू लेवल ऑफ 105 डेसिबल और समथिंग। ठीक है, इसी तरह जो रॉक कॉन्सर्ट्स हैं, पुलिस सायरन है, जैक हैमर है, ये सारी चीज़ें 125 डेसिबल तक आवाज़ कर सकती हैं। एरोप्लेन है, फायरवर्क्स है, गन शॉट है, दे में लीड अप टू 135-145 डेसिबल ऑफ साउंड। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं नॉइज़ पोल्यूशन में सोर्सेज क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, वो है बड़ा बड़ा सोर्स नॉइज़ पोल्यूशन का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हाईवेज, स्ट्रीट, ठीक है, ये सब नॉइज़ कॉज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। बुलडोज़र यूज़ हो रहे हैं, लोडर्स यूज़ हो रहे हैं, डंप ट्रक्स यूज़ हो रहे हैं, जेसीबीज यूज़ हो रहे हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। फिर है इंडस्ट्रियल नॉइज़ जो कि नॉइज़ पोल्यूशन करती है। फिर है आपके आसपास रेजिडेंशियल एरियाज़ में होने वाला नॉइज़ पोल्यूशन जो कि आता है लाउड स्पीकर से, प्लम्बिंग से, बॉयलर्स से, जनरेटर्स, एयर कंडीशनर्स भी कई बार बहुत आवाज़ करते हैं, फैंस, वैक्यूम क्लीनर्स। ठीक है, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। जो मैं अभी डेसिबल यूनिट की बात कर रहा था, तो ये जो साउंड लेवल की यूनिट है डेसिबल, जिसको हम डीबी में डिनोट करते हैं, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के कार्यों के कारण इनके सम्मान में ये यूनिट रखी गई, इसका नाम रखा गया। ठीक है, जो एम्बियंट साउंड, एम्बियंट मतलब होता है हमारे आसपास जो है, नॉर्मली उसको हम एम्बियंट बोलते हैं। एम्बियंट साउंड इंटेंसिटी इक्वल टू द रेफरेंस इंटेंसिटी जब हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं 0 डेसिबल। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट साउंड दैट यू कैन हियर। ठीक है, कई बार आप ये अभी सोचोगे कि ये 0 डेसिबल और ये हम देख रहे हैं, लेकिन हमने तो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज सुना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज़ डिफरेंट थिंग। हमारे कान 20 से लेकर 20,000, समझ रहे हो, 20,000 डेसिबल नहीं बल्कि हर्ट्ज। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, बात को समझो। हमारे कान क्या कर सकते हैं, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, 20 to 20,000, मैं 20,000 को 20K लिख दे रहा हूँ, 20,000 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज यूनिट है, ये दूसरी चीज़ है, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड है। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, नॉइज़ के लेवल की, उसके इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉइज़ लेवल कैन रेंज फ्रॉम 20 टू मोर देन 120 डेसिबल। अब ये देखो यहाँ पर मोर देन 120 लिखा है, इसका मतलब ये ओपन स्केल है, ये 120 मैक्सिमम लिमिट नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है,
ठीक है, लेकिन जनरली नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि 145 150 तक जा सकते हैं कुछ आवाज़ें, तो मोर देन 120 भी हो सकता है, बट इन जनरल ज़्यादातर जो नॉइज़ लेवल मीटर्स होते हैं वो 120 140 मीटर्स तक के लिए, डेसिबल तक के लिए डिज़ाइंड होते हैं, क्योंकि नॉर्मली इससे ज़्यादा आवाज़ें हम अपने आसपास देखने में नहीं पाते। ठीक है, अब एक एग्जांपल से ये समझते हैं कि ये कोई नॉर्मल अरिथमेटिक यूनिट नहीं है, बल्कि ये एक लॉगरिदमिक यूनिट है। और लॉगरिदमिक नेचर होने का मतलब क्या है कि 1 डेसिबल की साउंड और 2 डेसिबल की साउंड में दुगने का अंतर नहीं है, बल्कि ये लॉग स्केल पर है और ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम नॉइज़ को कैटेगराइज करें तो हम इन कैटेगरीज में भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, नॉइज़ कैन बी इंडस्ट्रियल, ठीक है, इट कैन बी ट्रांसपोर्ट नॉइज़ जो व्हीकल से आ रही हैं, इट कैन बी नेबरहुड नॉइज़। ठीक है, आसपास की जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हैं, धार्मिक या सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर से जो लाउड स्पीकर्स से आने वाली आवाज़ें हैं, ये हो सकती हैं। इनके अलावा घरों या उसके आसपास आस पड़ोस में यूज़ होने वाले डिफरेंट जो इक्विपमेंट हैं घरों में यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, म्यूज़िक सिस्टम है, डिफरेंट गैजेट्स हैं, ठीक है, उनसे आने वाली आवाज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो दीज आर 3 कैटेगरीज। ठीक है, ये कुछ टिपिकल साउंड लेवल्स लिखे हुए हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंदर, एक जनरल रेफरेंस के लिए आपके यहाँ दिया हुआ है, देख लेना इसको। ठीक है, ठीक है, एक जनरल रेफरेंस के लिए अगेन यहाँ पर भी ये चीज़ें दी हुई हैं आपको, इसको देख लेना। देखो, नॉइज़ पोल्यूशन का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पर 3 कैटेगरीज का हो सकता है। ठीक है, 3 तरह से इसको हम देख सकते हैं, या तो ये ऑडिटरी इफेक्ट देगा या नॉन ऑडिटरी इफेक्ट देगा, जिसमें बायोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, ऑडिटरी इफेक्ट मतलब हियरिंग जो है आपकी वो इम्पेयरमेंट हो जाए, वो ख़राब हो जाए। तो मोस्ट एक्यूट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन इज इम्पेयरिंग ऑफ हियरिंग। ठीक है, सुनाई देना बंद हो जाना या कम हो जाना, ऊंचा सुनने लगते हैं कई लोग। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये फटीग को जन्म देंगे या फिर धीरे धीरे डेफनेस को या डेफनेस की तरफ पहुंचेंगे, बहरापन ले आएंगे। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट जो है वो इरिटेबिलिटी हो सकती है, कोई बहुत इरिटेट हो जाए आवाज़ों से, मेंटल डिस्टॉर्शन हो सकता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है। ठीक है, वायलेंट बिहेवियर हो सकता है कई लोगों का। ठीक है, आवाज़ की वजह से कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कई लोग बहुत शहरों में शोर में रहते हैं, अगर वो अचानक गांव में चले जाएं जहाँ शांति है, तो उनको वहाँ उस शांति से भी दिक्कत होने लग जाती है, बिकॉज उनकी आदत हो चुकी है उस शोर में रहने की। तो बिहेवियर में और भी चेंजेस आते हैं, वायलेंट बिहेवियर, डिसओरिएंटेशन, सो मेनी थिंग्स आर देयर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो है नॉइज़ की वजह से उसमें न्यूरोसिस, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, ठीक है, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, हिपैटिक स्ट्रेस, लिवर को भी नुकसान पहुंच सकता है, दिल को भी नुकसान पहुंच सकता है, समझ रहे हो, नॉजिया, जिडीनेस, बहुत सारी दिक्कतें मतलब हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, और कई बार ऐसा भी क्विकिंग ऑफ ह्यूमन फीटस, जल्दी बर्थ हो जाए बच्चे की। ठीक है, सो मेनी थिंग्स कैन हैपन ड्यू टू द नॉइज़ पोल्यूशन। अब भारत सरकार ने, सीपीसीबी ने एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत नॉइज़ के लेवल को भी डिसाइड कर रखा है और उनकी टाइमिंग डिसाइड कर रखी है और उनके जोनेशन डिसाइड कर रखे हैं कि भाई इस समय पर इस एरिया में इस लेवल से ज़्यादा नॉइज़ नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात को समझना, यहाँ पर 4 जोन्स डिवाइड किए गए, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, साइलेंस जोन, और लिमिट्स दिया गया डीबीए यूनिट में, डेसिबल की जो यूनिट है उसके अंदर डे टाइम और नाइट टाइम 2 डिसाइड किए गए, 2 अलग अलग समय। डे टाइम किसको बोल रहे हैं, सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक, ये है डे टाइम। नाइट टाइम किसे कह रहे हैं, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। इसलिए आप न्यूज़ में देखते होंगे कि रात के 10 बजे के बाद डीजे या समथिंग बजाने पर पार्टी में इतने लोगों को जुर्माना हुआ या फिर इतने लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, बट हाँ 10 बजे के बाद शोर करना मना है। वैसे 10 बजे के पहले जो शोर कर रहे हैं वो भी मना है, उतना नहीं कर सकते आप। अगर आप देखो किसी रेजिडेंशियल एरिया में तो डे टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 55 डेसिबल की आवाज़ कर सकते हो, रात में 45। तो 55 डेसिबल से ज़्यादा तो कोई भी डीजे बजता है, तो दिन में भी वो ठीक नहीं है। लेकिन अब
क्या आप जीने भी नहीं दोगे क्या, ऐसा लोग बोलते हैं। तो फिर 10 बजे तक के लिए चलो भाई कर लो, लेकिन उसके बाद नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो 4 जोन है उनमें आपने डिफाइन कर दिया कि कितना कितना शोर आप कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा किया तो खैर नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइलेंस जोन आपको नज़र आ रहा है लास्ट में। साइलेंस जोन किसे कह रहे हैं? तो साइलेंस जोन है कोई भी एरिया जो 100 मीटर के दायरे से कम ना हो। किसके अराउंड? वो सभी जगह जो हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट ऑफ लॉ है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर मस्जिद जैसे। ठीक है, और कोई भी ऐसा एरिया जो कि सरकार ने या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिफाइन कर रखा हो, वो सभी एरिया साइलेंस जोन में आएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर एक मिक्स्ड कैटेगरी एरिया भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, और नॉइज़ पोल्यूशन के लिए सॉल्यूशंस क्या है भाई, कैसे कम करोगे इसको आप? ठीक है, तो भाई पेड़ लगाओ, ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट करो। जितना ज़्यादा पेड़ होंगे, बुशेस होंगे, वो नॉइज़ को बैरियर के तौर पर रोकेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इधर सड़कें हैं और इस तरफ आपका घर है, बीच में पेड़ों का अगर एक मौजूदगी है बहुत सारे, तो वो नॉइज़ के लेवल को थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे आने से। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके व्हीकल्स हैं उसके अंदर सर्विसिंग समय पे कराओ, ग्रीजिंग कराओ, ऑयलिंग कराओ, ताकि जो इक्विपमेंट है वो ज़्यादा फ्रिक्शनल या समथिंग अदर कारणों से शोर ना करे, आवाज़ ना करे। ठीक है, बिल्डिंग्स को इस तरीके से डिफ़ाइन या डिज़ाइन किया जाना चाहिए जहाँ पर अकॉस्टिक्स का ध्यान रखा गया हो। ठीक है, और कुछ एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, पीपीई जिनको बोलते हैं, आजकल आप न्यूज़ में देखते होंगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स उसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ पीपीईज वही हैं जो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पर भी जो ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हों किसी बहुत शोर शराबे वाले जॉब में, तो उन्हें ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए जाने चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये है ईयर मफ्स एंड ईयर प्लग्स। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये है ईयर मफ और नीचे आप देख रहे हो ईयर प्लग। ठीक है, और इनका यूज़ करके आप काफ़ी हद तक आवाज़ से बच सकते हो। बट ये आवाज़ का ये सॉल्यूशन नहीं है, ये बचना हो गया, बस आप बच रहे हो उस आवाज़ से। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? पेड़ पौधे लगाओ, आवाज़ कम करो, और क्या है। ठीक है, अगला है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन में बहुत डिटेल में हम नहीं देखेंगे, जो मैंने आपको मटेरियल भेजा है वहाँ से आप पढ़ लेना, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों होता है सॉइल पोल्यूशन? ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अर्बन या इंडस्ट्रियल वेस्ट का डंपिंग है, यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स है, माइनिंग ऑपरेशंस है, अर्बनाइजेशन है, ये सारे के सारे सॉइल पे अल्टीमेटली इफेक्ट डालेंगे, सॉइल को पॉल्यूट करेंगे। जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो एक्सेलरेट करती हैं प्रोसेस ऑफ सॉइल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, मशीन्स बड़ी बड़ी यूज़ हो रही हैं, तो आप कोई भी काम जो पहले हाथ से धीरे धीरे करते थे, अब वो मशीन से बहुत तेज़ी से कर जाते हो। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो, तो धरती पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। ठीक है, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन एनवायरमेंटली जो हम देखें अगर, तो सॉइल का पॉल्यूशन भी बढ़ा है। टाइप्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। वेस्ट डंपिंग, ये एक बड़ा कॉज है। ठीक है, वेस्ट डंपिंग क्या होगी? जिस भी जगह पे आप इंडस्ट्रियल या म्यूनिसिपल वेस्ट को डंप करोगे या मेडिकल हॉस्पिटल वेस्ट को डंप करोगे, धरती पर ही करोगे। ठीक है, अब वो धरती पर अगर कर रहे हो तो उस जगह पर वो जहाँ पर भी आपने इकट्ठा किया वो क्या करेगा? उस जगह के सॉइल को पॉल्यूट करेगा। जो उसके अंदर टॉक्सिक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या हैवी मेटल्स हैं, वो धीरे धीरे हो सकता है कि या तो फॉल आउट के फॉर्म में, ठीक है, या तो लीच आउट करके, परकुलेट डाउन करके ग्राउंड वाटर को भी आपके पॉल्यूट करेंगे, जैसे हमने पीछे देखा। ठीक है, या फिर सराउंडिंग जो सॉइल है वहाँ पर उसको भी नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से जो खेतों में यूज़ किए जाने वाले एग्रो केमिकल्स हैं, एग्रीकल्चरल केमिकल्स हैं, वो भी सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स एक बड़ा टर्म है जहां हम कह रहे हैं कि कीटनाशक, जैसे कीटनाशक है तो उसको बोलेंगे इंसेक्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड मतलब जितने भी पेस्ट हैं, जितने भी आपके खरपतवार हो गए या जितने भी अनवांटेड एनिमल्स या प्लांट्स हैं, उन सभी को मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ होता है। उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड भी एक पेस्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट्स को मारने के लिए, वीडीसाइड्स मतलब वीड्स को मारने के, मतलब खत्म करने के लिए, जो खरपतवार है। ठीक है, इनका एक्सेस यूज़ भी अल्टीमेटली सॉइल को और फिर
आपके वाटर को भी नुकसान पहुंचाता है, पॉल्यूट करता है। ट्रेस मेटल का कंटेमिनेशन हो गया। माइनिंग ऑपरेशंस की वजह से भी आपका जो सॉइल है वो नुकसान पहुंचता है उससे, जैसे ओपन कास्ट माइनिंग है या डीप पिट माइनिंग है, किसी भी तरह की माइनिंग हो, माइनिंग ऑपरेशंस की वजह से भी सॉइल पॉल्यूट होती है। खासतौर पे एसिड ड्रेनेज या एसिड माइन ड्रेनेज भी एक बड़ा कारण होता है सॉइल को पॉल्यूट करने का, माइनिंग ऑपरेशंस की वजह से। ठीक है, माइनिंग की वजह से जो ग्रेजिंग एंड फर्टाइल लैंड्स हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल डंप्स जो है वो हो रहे हैं, की वजह से ये चीज़ हो रही है। ठीक है, सिल्टेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सेडिमेंटेशन एक्सेट्रा भी नुकसान हमें देखने को मिलता है इसकी वजह से। कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सेफर लैंड यूज, प्लान्ड अर्बनाइजेशन, कंट्रोल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, safe disposal and management of solid waste from industries and municipal areas और domestic areas। ठीक है, इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वही बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको जो पहले पढ़ाया हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बहुत सारे प्रैक्टिसेस यहाँ पर आप लिख सकते हो या बता सकते हो अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेस्ट, उसके बाद कलेक्ट करना, उसको रिकवर करना, जो उसमें से ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं, स्क्रैप मेटल्स हैं, प्लास्टिक हैं, उनको रिसाइकिल और रीयूज़ के लिए भेजना। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका मैनेजमेंट अलग तरीके से हो, कंपोस्टिंग करके या लैंडफिल्स के थ्रू। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनका मैनेजमेंट अलग तरीके से हो। तो सो मेनी थिंग्स हैं, हम उनको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उनकी हम डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे। थर्मल पॉल्यूशन एक टॉपिक है आपका। ये क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी बाय द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक वाटर पॉल्यूशन का ही टाइप है, इसके अंदर फिजिकल पॉल्यूटेंट है हीट या टेम्परेचर। ठीक है, जो उस वाटर के टेम्परेचर को अल्टर कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर थर्मल पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन कॉज है थर्मल पॉल्यूशन का, इट इज़ यूज ऑफ वाटर एज अ कूलेंट बाय पावर प्लांट्स एंड सम अदर इंडस्ट्रीज। Water used in coolant is returned to the water body from where it has been taken from। जहाँ से लिया गया उस वाटर को उसी में वापस से भेज दिया जा रहा है। ठीक है, अब मैं एक फिगर से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ यहाँ पर एक वाटर बॉडी थी, ठीक है, और यहाँ कोई इंडस्ट्री है। ठीक है, अब यहाँ से वाटर को लिया और यहाँ इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया, जिसमें उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, और फिर हाई टेम्परेचर वाला इस पानी को हमने वापस से उसी वाटर बॉडी में भेज दिया। क्या होगा इससे, द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी राइजेस सडनली। ठीक है, जो टेम्परेचर है इस वाटर बॉडी का वो बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ वाटर विल चेंज। ठीक है, क्या कारण है इसके, कोल एंड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, डोमेस्टिक सुवेज है। इफेक्ट क्या होगा, सडन राइज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज द डिजॉल्व ऑक्सीजन। DO मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ जो है वो खतरे में आ जाएगी, खासतौर पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो फौना है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक रेट जो है एक्वेटिक एनिमल्स की उसको बढ़ा सकता है, और माइग्रेशन, अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं, ऐसा कर सकता है ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ। जिस इकोसिस्टम में पहले कुछ एनिमल्स रहा करते थे, अब वहाँ का टेम्परेचर अगर राइज हो जाए तो दे विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम दैट, और वो दूर चले जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, और दूसरी एक और चीज़ें भी हैं, जैसे आप जानते हो कि टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलॉन्ग विथ pH। किसी भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं उसको टेम्परेचर काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ सीज कर जाएंगी, और इस वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो है वो मर भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थर्मल पॉल्यूशन बड़ा ही ख़तरनाक है। ठीक है, आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हो, थर्मल पॉल्यूशन की वजह से क्या होगा, DO कम हो रहा है, फिश पॉपुलेशन कम हो रही है, फूड वेब या फूड चेन अल्टर कर जा रही है, फिश सफोकेट कर रही हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, कंट्रोल कैसे करेंगे थर्मल पॉल्यूशन का,
तो थर्मल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग टावर्स, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। इससे हीट जो है वो डेसिपेट कर जाती है एटमॉस्फेयर में। आपने बहुत सारी जब इंडस्ट्रीज़ को शो किया जाता है किसी पिक्चर में, तो इस तरह के फ़ोटोज़ आप देखते हो, ठीक है। ये कूलेंट्स हैं, ये वाष्प है, वेपर है जो बाहर निकल रही है। होता कैसे है इसके अंदर ऑपरेशन, तो देखो आप यहाँ पर ये एक सिस्टम दिखा रहे हैं हम आपको कूलिंग टावर का। ये कूलिंग टावर है, देखो इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है और क्या हो रहा है, इसको समझते हैं एक बार। यहाँ जो हॉट वाटर है उसको एंटर कराया जा रहा है इस जगह पर, ठीक है। अब ये जब इस जगह पर एंटर कर रहा है तो यहाँ पर हमने ड्रिफ्ट एलिमेंटर्स लगाए हुए हैं, तो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसको ये फव्वारे के तौर पर, स्प्रे के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर ये पूरा एक्सचेंज का सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर ठंडी हवा या एयर को पास कराया जाता है, ठीक है। और ये एयर जो है इस पूरे के पूरे पानी को अल्टीमेटली क्या कर देगी, टेम्परेचर, हीट का एक्सचेंज होगा और वो ठंडा हो जाएगा। और फिर इस पानी को क्या किया जाता है, यहाँ पर नीचे जब भी ठंडा हो गया कूल वाटर, इसको इकट्ठा करके हम वापस से भेज सकते हैं कहाँ पर, जहाँ से इसको लिया गया था। टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, नॉर्मल कर दिया। पहले कैसा था, हाई था, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ले जाने की ये प्रक्रिया की जा रही है यहाँ पर कूलिंग टावर्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर स्प्रे करके हवा से, जो स्प्रे टावर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हवा में पानी को एटमाइज करके, ठीक है। एटमाइजेशन प्रोसेस क्या है, पानी को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देना। तो सरफेस एरिया बढ़ गया पानी का, बूंद का सरफेस एरिया बढ़ गया, तो क्या होगा, एयर जो है आसपास की जो ठंडी है उसको एक्सचेंज होगा और हीट जो है अलग हो जाएगी और पानी ठंडा हो जाएगा। मोस्टली ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और इसीलिए कूलिंग पॉन्ड्स का यूज़ करके भी हम थर्मल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अगला टॉपिक है न्यूक्लियर पोल्यूशन। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से होगा, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस जैसे न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन से ये होता है। रेडियो एक्टिव माइनिंग से भी निकल सकते हैं कुछ रेडियो एक्टिव मेटल्स, ठीक है, या एलिमेंट्स, और उनको हम जब इधर उधर फेंकेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है इसको अगर हम पानी के अंदर रिलीज़ करते हैं, ठीक है, एयर के अंदर रिलीज़ करते हैं, सॉइल के अंदर रिलीज़ करते हैं, किसी भी समय, प्रोडक्शन के समय न्यूक्लियर फ्यूल के, ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल जब यूज़ हो रहा है मेडिसिन या अदर इंडस्ट्रीज़ में तब, ठीक है। तो ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ मोस्ट न्यूक्लियर पॉल्यूशन, care must be taken to properly dispose of the nuclear waste, because these nuclear waste can be carcinogenic, mutagenic। कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग और म्यूटाजन का मतलब होता है म्यूटेशन करने वाले, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड हैं वैरायटी ऑफ रेडिएशंस, जिनको हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। इफ़ द लेवल ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस increase above a certain limit, it causes harmful effect to human beings, ठीक है। The harmful level of radiations emitted by radioactive elements is called radioactive pollution, ठीक है। तो harmful level of radiations अगर हो जाएंगे जिस टाइम पे, तब हम बोलेंगे कि ये radioactive pollution है, ठीक है। अब यहाँ पर रेडिएशंस जो है वो आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो सकती हैं। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट जो हो सकते हैं उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते कन्वेंशनल मेथड्स से, ठीक है, क्योंकि ये अलग किस्म के मटेरियल हैं जहाँ रेडिएशन का हज़ार्ड है। तो हमें इसको शील्डेड कंटेनर्स के अंदर बहुत दूर ले जाकर, समुद्र के भीतर या कहीं बहुत दूर जहाँ पर लोग न रहते हों, जहाँ पर बायोलॉजिकल हैबिटेट्स ना हो, वहाँ पर डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है डिफरेंट लेयर्स में शील्ड करके, ठीक है। देर आर सर्टेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ रेडिएशंस लाइक एटॉमिक रेडिएटिव मिनरल्स हैं, कुछ रेडियम है, रेडॉन है, ये सब नेचुरली पाए जाते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन कॉस्मिक रेज आर ऑल्सो देयर, बट द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस इज एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। अब रेडिएशंस
यानी रेडियो एक्टिव मिनरल्स या मटेरियल को हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, या तो ये मेडिकल प्रोफेशन वाले यूज़ करते हैं फॉर सम डायग्नोसिस और सम अदर थेरेपेटिक पर्पसेस, ठीक है। एक्सरेज आर यूज्ड इन जनरल रेडियोलॉजी एंड CT scans are there, then gamma rays are used for treatment of cancer, ठीक है। Then we have different वैरायटी ऑफ डोज ऑफ रेडिएशंस जो इन सभी में यूज़ किए जाते हैं। देन न्यूक्लियर टेस्ट जो किए जाते हैं वो भी फॉल आउट कई बार करते हैं, और उसकी फॉल आउट मतलब क्या, न्यूक्लियर कहीं पर भी जब टेस्ट होता है तो उसके बाद जो हवा में जो चीज़ें फैली थी वो कहीं ना कहीं जाकर सेटल डाउन करेंगे, उसको हम बोल रहे हैं फॉल आउट, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, 6 से 7 किलोमीटर तक की दूरी तक ये सस्पेंड होता है और फिर धीरे धीरे ज़मीन पर जाकर गिरता है जहाँ भी हवा उसको ले जाए, और फिर वहाँ पर नुकसान पहुँचाता है। देन देयर आर सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनमें एक्सीडेंट्स हुए, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में भी आएगा। कुछ एक जगहों पर कुछ फेमस एक्सीडेंट्स हैं जो कि हुए, जैसे कि चेरनोबिल डिज़ास्टर को हम बहुत याद करते हैं जो फॉर्मर USSR में हुआ था 1986 में, और फिर एक 3 माइल आइलैंड्स पावर प्लांट USA में एक एक्सीडेंट हुआ था 1979 में, जिसको याद किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स या न्यूक्लियर वॉरफेयर भी एक बार हमारी जो इंसानियत है उसने देखी हुई है 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम गिराए थे, ठीक है। फिर न्यूक्लियर वेस्ट भी एक एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है रेडिएशन का, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। न्यूक्लियर मटेरियल प्रोसेसिंग भी एक सोर्स है। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस ऑन ह्यूमन बॉडी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपोजर टू एनी टाइप ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक अल्फा और बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज और एक्स-रेज, दे कैन बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स दे कैन कॉज। 2 तरीके से ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, या तो ये जेनेटिक लेवल पर नुकसान पहुंचाएंगे, जीन को नुकसान पहुंचाएंगे, या तो ये नॉन जेनेटिक और बॉडी डैमेज करेंगे। जेनेटिक लेवल पर नुकसान हुआ तो फिर वो हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन तक नुकसान हो, और नॉन जेनेटिक है तो वो प्रेजेंट जो व्यक्ति जिसको सफ़र कर रहा है वो उसको नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक डैमेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स और जीन्स ये सब जो है ना, DNA जो है वो अल्टर कर जाएगा। वाइल जैसे म्यूटेशन एक चीज़ होती है, अल्टरेशन और ब्रेक्स इन द जेनेटिक मटेरियल लाइक DNA, तो ये नेक्स्ट जनरेशन तक भी पास ऑन हो सकता है। वाइल नॉन जेनेटिक इफेक्ट्स जो हैं वो इमीडिएट इफेक्ट्स दिखाएंगे, जैसे बर्थ डिफेक्ट्स, बर्न्स, सम टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, मिसकैरेजेस, ट्यूमर्स, कैंसर ऑफ 1 और मोर ऑर्गन्स एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सब चीज़ें नॉन जेनेटिक इफेक्ट्स में नज़र आएंगे न्यूक्लियर एक्सपोजर के या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के। प्रिवेंशन क्या है न्यूक्लियर पॉल्यूशन के लिए? एटॉमिक एक्सप्लोजन शुड नॉट बी कैरिड आउट इन द एटमॉस्फेयर। तो कहाँ करेंगे? अब देखो ये सब कहने को कह देते हैं, ठीक है अब जो भी है, बट हाँ हम लिखेंगे ऐसे, एटॉमिक एक्सप्लोजन्स शुड नॉट बी कैरिड आउट इन द एटमॉस्फेयर, ज़मीन में जाके करो, ठीक है। हाँ वो भी करते हैं, भूकंप आता है उससे भी। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्लोज साइकिल कूलेंट सिस्टम में भी एम्प्लॉयड। क्लोज साइकिल सिस्टम होगा तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये चेन रिएक्शन जो बढ़ती है उसको हम रोकने में ज़्यादा सक्षम रहेंगे। लीकेज नहीं होगा रेडिएशन का, क्लोज रहेगा तो इस वजह से ये काफ़ी सेफ हो जाएगा पूरा सिस्टम, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, उसको हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा ताकि ये कम से कम हार्म कर सके। अब देखो न्यूक्लियर वेस्ट ऐसा नहीं कि आज फेंका कल वो डिकम्पोज ऑफ हो गया, उसका बहुत लंबा चौड़ा हाफ लाइफ होता है, बहुत लंबे समय तक वो रेडिएशन एमिट करता रहता है, इसलिए उसको बहुत दूर ले जा करके बहुत सुनसान इलाकों में, ज़मीन के अंदर, समुद्र के अंदर शील्डेड वे में बंद करके डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप शुड बी मिनिमाइज्ड। अब देखो कह दिया कहने को, कैसे मिनिमाइज करेंगे? आप न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो और ये करोगे, बट हाँ कहने के लिए है। फिशन रिएक्शन शुड बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। तो फिशन से ही तो सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, इसको कैसे मिनिमाइज करोगे? फ्यूजन से तो आप कुछ काम कर नहीं पाते क्योंकि फ्यूजन के लिए इनिशियल एनर्जी चाहिए वो आप दे नहीं पाते, ठीक है।
अब एक जनरल समरी इस लेक्चर के लास्ट में, जो है हेल्थ इफ़ेक्ट हैं पॉल्यूशन के वो बहुत सारे हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन क्या करता है, नर्व डैमेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फिगर के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में इनको तोड़ने की कोशिश की गई है। आप देख रहे हो एयर पोल्यूशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, नर्व डैमेज, ओजोन, पार्टिकुलर मैटर, CO, ये क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज कर रहे हैं, सॉक्स नॉक्स क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कर रहे हैं, VOCs यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये कैंसर के रिस्क को, नोजिया, स्किन इरिटेशन, सो मैनी थिंग्स, ठीक है। वाटर पोल्यूशन की वजह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो कुछ डिजीजेस कॉज करेगा। सॉइल कंटेमिनेशन की वजह से जो पेस्टिसाइड्स हैं वो आपके लीवर को और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज करेंगे। तो इस तरह से पॉल्यूशन काफ़ी नुकसानदायक होता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।